हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो लेसन है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और लेसन का नाम है द जुडिशरी, बुक है सिविक्स। और आज हम इस लेसन का पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं और ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसकी अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि विधि व्यवस्था की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यायालय की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कि इसमें सबसे पहले आता है आपका लोअर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स एंड देन एपेक्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा ये जो हमारा ये सिस्टम है आपका लीगल सिस्टम यानी विधि सिस्टम, इसकी अन्य शाखाएं भी हैं, क्योंकि कुछ किसी चीज़ को स्टैंड करने के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, दो तरीके के लॉ होते हैं। देखिए अब कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है ये, नंबर 1 पर दिया हुआ है डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो सबसे पहला है आपका क्रिमिनल लॉ यानी दीवानी कानून। क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है, दीवानी कानून। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आती हैं थेफ्ट चोरी करना, हराशिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मर्डर, गुड्स, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उसका सामान का चोरी करना, ठीक है, उसका मर्डर करना, किसी का खून कर देना और किसी गलत सामान को बेचना। तो ये सब किस चीज़ में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं आपका क्रिमिनल्स लॉ में यानी कि दीवानी कानून व्यवस्था में। और दूसरे नंबर पर आते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीन को बेचने से संबंधित। ठीक है, अच्छा, परचेजेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदने से संबंधित, रेंट मैटर्स, ठीक है, किराए से संबंधित, और डिवोर्स केसेस, ठीक है, तलाक संबंधित जो भी केस होते हैं, ये सब किस कानून के तहत आते हैं, ये आते हैं सिविल लॉज के तहत आते हैं, यानी कि फौजदारी कानून। सिविल लॉ का मतलब फौजदारी कानून और क्रिमिनल लॉ का मतलब दीवानी कानून। ठीक है, तो ये दोनों कानून जो हैं ये हमारे जो विधि व्यवस्था है, ठीक है, तो उसके पार्ट हैं। उसके बाद और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, इसके बाद इसका पार्ट होता है पुलिस। ठीक है, तो पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस का रोल होता है FIR दर्ज करना। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इट यूजुअली begins with the loading of an first information report, FIR, first information report, FIR, इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस लिखती है, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम विच ए केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में केस को फाइल किया जाता है, उससे पहले पुलिस को उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। यानी कि कोई व्यक्ति जाकर के पहले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाता है, उसके बाद पुलिस का काम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना और फिर उस बात को, उन फैक्ट्स को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना, और फिर कोर्ट उन सब बातों को सुनते हुए, कोर्ट का मतलब यहाँ पे जज से है, जज जो होते हैं वो उन सब बातों को सुनते हुए, फैक्ट्स को सुनते हुए, ठीक है, अच्छा, पुलिस की द्वारा बताई गई बातों को सुनता है, जज सुनते हैं और फिर अपना न्याय सुनाते हैं। ए पिटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। ठीक है, अ पिटिशन, ठीक है, यानी कि एक आप बोलते हैं ना अर्जी, ठीक है, तो एक पिटिशन, ठीक है, अच्छा, उसको फिल कर सकता है, उसको दे सकता है अगर कोई रिलेवेंट पिटिशन है, यानी कि अगर कोई सही बात है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के जो कि इफेक्टेड हुआ है,
जिसको भी समस्या है, वो जाके डायरेक्ट कोर्ट में भी अपनी बात को रख सकता है, या ज़रूरी नहीं कि FIR करवाई जाए। अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो कोर्ट के सामने डायरेक्ट अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इन ए रेंट मैटर, इन ए रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग लिखी हुई है, WTENANT नहीं होता, ये होता है TENANT, मिसप्रिंट है यहाँ पर। टेनेंट कैन फाइल आ केस, कह रहा है किसी क्या कहते हैं किराए को लेकर के, ठीक है, कोई मकान मालिक, कोई टेनेंट यानी किराएदार, ठीक है, और भी मुकदमा दायर कर सकता है। ये एग्जाम्पल दे रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट भी कोर्ट में जा सकते हो, आप जरूरी नहीं कि FIR दर्ज करवाएंगे, आप सीधा कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। थर्ड, इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, ठीक है, जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है वो एक्यूज्ड होता है, और जो मुकदमा दर्ज करवाता है उसे पिटिशनर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पिटिशन का मतलब दलील, पिटिशनर का मतलब दलील देने वाला, जिसने अपनी बात को रखा और जिसके खिलाफ रखा वो होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अगर जो तीसरी रूपरेखा क्या है हमारी न्यायिक व्यवस्था की, वो होगी कि अगर वो व्यक्ति, पहला तो कानून, दूसरा हो गया आपका पुलिस, और तीसरा हो गया आपका अगर वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को अगर दोषी पाया जाता है तो उसको फाइन किया जाएगा और या फिर उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। तो तीसरा सिस्टम कौन होगा? जो उनको सजा दिलाएगा, ठीक है, जेल सिस्टम। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंटेंस इन अ केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। कह रहा है कि कोर्ट इस मामले में, ठीक है, मकान मालिक को या किराएदार को, ठीक है, उसको मकान खाली करने के लिए कह सकता है या फिर किराए को पे करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो तो कोर्ट की इच्छा होती है कि कोर्ट पूरी बातों को सुनते हुए क्या फैसला सुनाता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, खैर इनका भी हमें नीड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं। देखिए क्या है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट जा सकता है? ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से अगर हम कहें तो हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट में, जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, यानी कि सैद्धांतिक रूप से तो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, जो हमारे देश का नागरिक है, वह कोर्ट में जा सकता है। दिस implies that every citizen has a right to justice through the courts, यानी कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई है। As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights, यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, यह हमारे जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनको बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, वायलेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर किसी के उनका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, कहीं किसी के अधिकारों का उल्लंघन होना, ठीक है, वायलेटेड यानी उल्लंघन करना। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, आर बीइंग वायलेटेड, वायलेटेड का मतलब होता है उल्लंघन, अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, तो वो व्यक्ति या वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं न्याय को पाने के लिए। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट has always been difficult for a vast
मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। कह रहा है कि सही तो वैसे तो सैद्धांतिक रूप से तो प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है कोर्ट में, मगर इन रियलिटी, मगर सच्चाई क्या कहती है? सच्चाई ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब हो गया यहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ कोर्ट के अंदर बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क्स, खूब सारा पैसा खर्च होता है, और इसके अलावा बहुत सारा जो है पेपर वर्क भी करना होता है, जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत समय बर्बाद होता है, जिससे गरीब व्यक्ति कोर्ट की शरण में नहीं जा पाता। ठीक है। Who cannot read and whose family depends on a daily wages, the idea of going to court to get justice often seems remote। ठीक है। जो लोग जो हैं गरीब लोग हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और जो लोग दिहाड़ी मजदूरी जिसे कहते हैं, यानी कि रोज़मर्रा रोज़ कमाना रोज़ खाना पर डिपेंड करते हैं, डेली वेजेस पर डिपेंड करते हैं, वो तो कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको खाना तो तभी मिलेगा जब वो काम पे जाएंगे, और काम पे अगर वो नहीं गए तो उनको खाना नहीं मिलेगा, और अगर वो कोर्ट चले गए तो उस दिन काम नहीं होगा, यानी घर में खाना नहीं आएगा। तो ऐसे गरीब लोग तो कोर्ट में जाने की सोचते भी नहीं। ठीक है, ये सच्चाई है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाई हुई हैं। ठीक है, मैं आपको इन फ़ोटोज़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि सूखा हो रहा है, और सूखे की वजह से लोग जो हैं उनके जानवर मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसा ही दिखाया हुआ है नीचे फ़ोटो में कि देश में अनाज जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में है, और देश के पास इतने गोडाउन्स भी नहीं है कि वो अनाज को रख सके। यानी कि हमारे पास इतना अनाज है हमारे देश के पास कि गोडाउन्स नहीं है हमारे पास रखने के लिए, जिस वजह से हमें अनाज को खुला रखना पड़ता है। और जब मौसम ख़राब होता है, यानी बरसातें जब आती हैं, तो वो अनाज ख़राब हो जाता है और किसी के काम भी नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा उसको चूहे खा जाते हैं, उसको जानवर खा जाते हैं, क्योंकि आपने खुला रखा है। तो यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है? दो पिक्चर, जिसमें पहले पिक्चर में भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, दूसरी पिक्चर में दिखा रखा है कि अनाज की बहुत ज़्यादा मात्रा है मौजूद। तीसरी पिक्चर में दिखाया हुआ है कि आंदोलन हो रहा है भुखमरी को लेकर के आंदोलन हो रहा है, जिसमें कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, यानी कि PUCL, ठीक है, जिन्होंने कि फील्ड करी PIL एक ऐसी व्यवस्था होती है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, यदि कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं भी जा सकता तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है समाज में जिसे ये लगता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई A नाम का व्यक्ति है और A नाम का व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है समाज के द्वारा या कुछ भी, ठीक है, और ये व्यक्ति कोर्ट में जाने में असमर्थ है, और B नाम के व्यक्ति को ये लगता है कि भाई A नाम के व्यक्ति पर अत्याचार हुआ, तो ये जो B नाम का व्यक्ति है ये डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, ये कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जाके क्या कर सकता है? PIL दायर कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो वो कोर्ट में जा सकता है किसी दूसरे के लिए। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा फिर आदेश भी दिए जाते हैं कई बार कि भाई अनाज हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाए, हर व्यक्ति को भोजन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, और लोगों को अनाज जो है कम कीमत में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है बच्चों को मिड डे मील दिया जाए। ठीक है, और यहाँ तक कि कोर्ट इस बात को भी वो करता है, मतलब तय कर देता है कि इस बात को देखने के लिए कि सरकार अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करने के लिए कहता है।
ठीक है, कि फूड कमिश्नर अपॉइंट करिए, ठीक है, जो कि ये देखें कि हमारे द्वारा बताई गई कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है, इन रिस्पॉन्स to this, the Supreme Court in the early 1980s devised mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, कि ये व्यवस्था सन 1980 के दशक में बनाई गई। ऐसी व्यवस्था आई कि भाई PIL दायर की जा सकती है किसी को भी न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, अच्छा, it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के या किसी बहुत सारे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था PIL दायर कर सकता है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। PIL दायर की जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए। उसके बाद लिखा है, दी लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट could be treated as a PIL। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए खुद कोर्ट जाया जाए। आप कोई भी टेलीग्राम, आप कोई भी लेटर के माध्यम से भी PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोर्ट में जाया जाए। आप PIL लेटर में लिख करके अपनी बात को कह दीजिए या टेलीग्राम कर दीजिए, ठीक है, तो भी उसको PIL ही माना जाएगा। इन द अर्ली ईयर्स PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions। यानी कि शुरुआती दौरों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि PIL के द्वारा सॉल्व किए गए। जैसे कि यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कुछ बंधुआ मजदूरों को बचाना, ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। इसके अलावा बिहार के अंदर जो कुछ प्रिजनर्स थे, यानी कैदी लोग थे, प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है? कैदी। उनको जो है बिहार में उनको जेल से रिहा कराया गया। ये सब कैसे हो पाया? ये सब PIL के द्वारा ही हो पाया। तो PIL यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने आपको बता दिया कि PIL कोई भी दायर कर सकता है अगर हमें ये लगता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए बुरा हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है और वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे न्याय नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को फिर न्याय मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का जो वीडियो, और आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। मगर एंड करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स देना चाहूँगा। आपने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के एग्जाम्पल बताने हैं। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल क्या होंगे? क्रिमिनल लॉ में कौन से केसेस आते हैं और सिविल लॉ में कौन से केसेस आते हैं? ये बात आप ज़रूर से मुझे बताएंगे। और आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।